नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है बेटा बहू को सबक। रमेश जी और शांति जी के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी उन्होंने काफ़ी पहले ही कर दी थी। बेटा भी पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा था। एक दिन रमेश जी अपनी पत्नी शांति जी से कहे, शांति, मैं सोच रहा हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँ और अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊँ। मुझे याद है तुम मुझे रिटायरमेंट लेने के लिए कितना बोलती थी, लेकिन उस समय मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। माँ और बाबूजी की बीमारी और दवाइयाँ, निकिता और नीलेश की पढ़ाई, निकिता की शादी आदि के खर्चे इतने बड़े थे कि घर बैठने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले ही लूँ। उनकी बात सुनकर शांति जी भी मुस्कुराकर बोली, मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ। अब तो माँ बाबूजी भी नहीं रहे, निकिता भी अपने घर की हो चुकी है और सुखी है, और नीलेश भी नौकरी पर है, उसकी गृहस्थी भी सही चल रही है। अब किस बात की चिंता है आपको? आराम से घर पर रहकर मेरे साथ समय व्यतीत कीजिए। उनकी बातें सामने वाले कमरे में बैठी उनकी बहू सुनती है और तपाक से आकर बोलती है, बाबूजी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्या आपको पेंशन की कीमत नहीं पता? और अभी आपकी सारी जिम्मेदारियां कहाँ खत्म हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, लेकिन अभी आपकी पोती गुनगुन भी तो है। उसकी शादी कौन करेगा? उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं, और वैसे भी घर बैठे हुए क्या आप अच्छे लगेंगे? उसकी बात सुनकर रमेश जी और शांति जी को एक झटका सा लगा था। रमेश जी बोले, बहू, क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं है? मुझ पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी जो मैंने पूरी कर दी। रही बात गुनगुन की, तो वह पहले तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। एक दादा होने के नाते जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। और फिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? मैं और नीलेश मिलकर सब संभाल लेंगे। कुछ पैसा घर में भी रखा हुआ है। वाह बाबूजी, वैसे तो आप इतना ज्ञान देते हैं कि घर में रखा पैसा चलता ही कितने दिन है। शांति जी ने उसे ठोंकते हुए बोली, सीमा, जमीन और घर पैसा नहीं होता क्या? उसके दाम तो रोज बढ़ते ही रहते हैं। बहू भी तुनक कर बोली, मम्मी जी, खाएंगे तो रोटी ही ना, जमीन और घर थोड़े ना खाएंगे। और यह बोलकर पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। रमेश जी आहत से होकर बोले, देखो शांति, अभी तो मैंने रिटायरमेंट लिया भी नहीं और अभी से मेरी रोटी का हिसाब लगने लगा। लेने के बाद तो पता नहीं कैसे दिन देखने पड़े। शांति जी उनको समझाते हुए बोली, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, उसकी तो जुबान ही ऐसी है। यह तो अपने मायके वालों से भी ऐसे ही बात करती है। आप रिटायरमेंट ले लीजिए, जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, घर पर रहेंगे तो मैं आपकी अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी। रमेश जी की तबीयत वाकई अब सही नहीं रहती है। 6 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। डॉक्टर ने तब भी उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन रमेश जी घर पर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अब वे खुद थकने लगे थे कॉलेज की जिम्मेदारियों से। अगले दिन ही ऑफिस जाकर उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया। घर आकर जब उन्होंने शांति जी को यह बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। शाम को जब उन्होंने अपने बेटे नीलेश के सामने इस बात का जिक्र किया तो वो भड़क कर बोला, पापा, यहाँ मैं ऑफिस में दिन रात मेहनत करते पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और आप है कि 4 साल पहले ही रिटायर होकर बैठ गए। आखिर आपको क्या हुआ है? रमेश जी बोले, नीलेश, तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था? उस वक्त मैंने तुमसे बोला था कि सरकारी नौकरी है, छोड़ दो, मेरे लिए तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। लेकिन आज तुम्हें पिता से बढ़कर उसकी सेहत और बीमारी से ज्यादा पैसों की फिक्र हो रही है। यही होता है एक पिता और पुत्र में फर्क। नीलेश चिढ़कर बोला, अरे पापा, आप बात नहीं समझ रहे हैं, उल्टा मुझे उपदेश दे रहे हैं। रमेश जी भी बोले, बेटा चिंता मत करो, रिटायरमेंट के बाद भी तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। अपना और तुम्हारी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ, तो तुम हमारी चिंता मत करो। मुझे कब रिटायर होना है और कब नहीं, यह मेरा खुद का फैसला होगा, और यह अधिकार तो मुझे सरकार ने भी दिया है। नीलेश को आगे जब कुछ बात नहीं सूझी तो वह अपने कमरे में चला जाता है। 3 महीने बाद रमेश जी के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल जाती है। अब वे अपना पूरा समय घर में ही व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन सुबह अखबार वाले का इंतजार कर रहे होते हैं,
लेकिन देखते हैं कि अखबार वाला उनके घर अखबार ना देखकर बाकी सभी के घरों में अखबार देकर चला जाता है। वे अखबार वाले को बुलाकर पूछते हैं तो बताता है कि नीलेश ने उनको अखबार डालने से मना किया है। रमेश जी घर में आकर नीलेश से पूछते हैं तो वह बोलता है, पापा पूरे दिन तो आप टीवी देखते ही रहते हैं, तो अखबार की क्या ज़रूरत है। फिर अभी वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहे थे कि उनकी बहू भी तपाक से बोल पड़ी, बाबूजी अखबार पैसों का आता है, कोई फ्री में देकर नहीं जाता है हर रोज। रमेश जी तुरंत वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। फिर तो आए दिन घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होने लगी। बहू को उनका भी कुछ भी करना पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई जब रात को शांति जी अपना और रमेश जी का दूध लेकर कमरे से जाने लगी तो बहू ने तुरंत आकर उन्हें टोक दिया, मम्मी जी 2 बार दूध लेने की क्या ज़रूरत है, सुबह आप ले लिया कीजिए और रात को बाबूजी को दे दिया कीजिए। दूध के भाव पता भी हैं कितने चढ़ गए हैं। इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने लोग हैं, तो घर कैसे चलेगा। और वहाँ दूध की छोटे गिलास रखे हुए हैं मैंने, उसी में दूध ले लिया करो। इतने बड़े गिलास में दूध आप लोगों से पिया भी नहीं जाएगा। शांति जी ने अपना दूध वापस फ्रिज में रख दिया और रमेश जी के लिए बड़े गिलास से छोटे गिलास में दूध पलट कर ले गई। उनके हाथों में एक ही गिलास, वो भी छोटा सा गिलास देखकर रमेश जी पूछ बैठे, शांति जी आपका गिलास कहाँ है और ये इतने छोटे गिलास में दूध क्यों लाई हैं आज आप। शांति जी रूधे गले को कंट्रोल करती हुई उनसे नजरें चुराकर बोली, गरिष्ठ भोजन खाया था ना, तो पेट भरा भरा सा है, मन ही नहीं है दूध पीने का, और रसोई में सारे गिलास जूठे पड़े हैं, तो आज आप इसी गिलास में पी लीजिए। लेकिन शांति जी आपको तो दूध से ही दवाई लेनी है, तो फिर दवाई कैसे लेंगी। कोई बात नहीं जी, एक घुट पानी से ले लूंगी, बोलकर शांति जी पानी से दवाई लेकर रमेश जी के बराबर में आकर लेट गई। उन्हें पता था कि अगर रमेश जी ने कुछ और पूछ लिया तो उनकी रुलाई आ जाएगी। उधर रमेश जी सब समझ गए थे कि बात क्या हुई है। उनसे भी दूध नहीं पिया गया तो वे बत्ती बुझाकर लेट गए। इधर 2 दिन से शांति जी की मालिश वाली भी नहीं आ रही थी। शांति जी को गठिया और जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वह हर रोज आकर उनकी मालिश करती थी। दो दिन में शांति जी को चलने फिरने में बहुत परेशानी हुई थी। आज रमेश जी मालिश वाली को ढूंढने निकले तो वह कॉलोनी के ही एक घर से निकलते हुए मिल गई। रमेश जी जब उससे उनके घर न आने का कारण पूछा तो वह बोली, बाबूजी मैं क्या करूं, सीमा बहू ने ही मुझे मना किया है कि अब से मालिश करने मत आना। यह बात सुनते ही रमेश जी ने उसे 1 महीने का एडवांस दे दिया और उसे कल से ही आने को बोल दिया। उसके बाद रमेश जी बाजार निकल गए और ग्वाला से दूध बांध लिया। फिर सब्जी मंडी जा कर के फल सब्जी और किराने की दुकान से राशन का सामान भी खरीद लिया। सामान रिक्शे पर लदवा ली और घर में घुसते ही शांति जी को आवाज लगाकर बोले कि अब से हम दोनों का खाना अलग बनेगा। उनकी बात सुनकर शांति जी ने उन्हें ऐसा करने को मना करती हैं और कहती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे जी। जब हमारी औलाद खुद ही लोगों के लिए चिंता नहीं करता है तो हम माँ बाप होकर उसकी चिंता क्यों करें। मैं आपको यूँ तिल तिल घुटते नहीं देख सकता। उनकी बातें सुनकर शांति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनकी बहू आकर वही चिल्लाने लगती है, क्या बात है बाबूजी, इतना शोर क्यों मचा रखे हैं, लगता है आपका दिमाग सठिया गया है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद आदमी बौखला ही जाता है, जैसे आप बौखला रहे हो। बहू की तेज चलती जुबान को सुनकर भी दोनों पति पत्नी चुप रहे। उस दिन बहू ने बहुत हंगामा किया। नीलेश के आने के बाद रमेश जी ने उनसे 2 टुक बात की, लेकिन नीलेश ने अपनी पत्नी की गलती नहीं मानी और उल्टा अपने माँ बाप को ही बुरा भला कहने लगता है। तब रमेश जी बोलते हैं, तुम दोनों भूल रहे हो कि मैंने काम से रिटायरमेंट ली है, अपनी जिंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो तो तुम्हें घर से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। एक काम करो, ऊपर का एक कमरा खाली पड़ा है, अपना सामान वहीं रख लो। दूसरा कमरा और नीचे का तुम्हारा कमरा मैं किराए पर दे रहा हूँ। हम पति पत्नी 2 कमरे के पोर्शन में रहेंगे। यह बात सुनते ही उनकी बहू सीमा तपाक से बोली, बाबूजी यह कौन सी बात हुई, हमें 1 कमरा और खुद के लिए 2-2 कमरे। तो शांति जी बोली, बहू
पहली बात तो ये कि पूरा घर ही हमारा है। हम चाहें तो तुम्हें एक कमरा भी रहने के लिए दें या फिर वो भी ना दें। दूसरा, नीचे का एक कमरा हम निकिता के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमसे प्यार करती है, हमारे पैसों से नहीं। इसलिए जब वो आएगी तो आराम से अपने कमरे में रहेगी। और हाँ नीलेश, तुम अपने पोर्शन का किराया और बिजली का बिल के पैसे हर महीने की पहली तारीख को मुझे दे दिया करोगे। वरना चाहो तो बाहर भी किराए का कमरा लेकर रह सकते हो, उसमें भी हमारा ही फायदा है। हम ऊपर का पूरा पोर्शन ही किराए पर दे देंगे, लेकिन अब से तुम हमारे लिए बस एक किराएदार हो और कुछ नहीं। क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उनके खर्चों का हिसाब रखने लगें, उन्हें जीवन का हिसाब किताब समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब उसके लिए दुनिया हमें कठोर कहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलेश और सीमा एक दूसरे का मुंह देखते हुए अपने कमरे में चले गए और फिर कुछ ही दिनों में ऊपर शिफ्ट हो गए। 4 कमरों के पोर्शन से निकलकर एक कमरे में गुजर बसर करने में उन्हें बेहद मुश्किल हो रही थी। निकिता को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने सारी बात जानी तो उसने फैसला अपने माँ बाप पर ही छोड़ दिया। अब आए दिन छोटी छोटी बातों पर सीमा और नीलेश के बीच बहस होने लगी थी। एक दिन नीलेश सीमा से कह रहा था, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारे लालच और स्वार्थ ने ही आज हमें यहाँ पहुँचा दिया है। यहाँ तक कि उनकी बेटी गुनगुन भी इन सब के लिए अपने माँ बाप को ही दोषी ठहरा रही थी। एक दिन सीमा अपने पति को लेकर नीचे अपने सास ससुर के पास आई और माफी मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शांति जी बोली, यह तो पराये पेट की थी, यह हमारे दर्द को क्या समझती। लेकिन तुम तो हमारे अपने थे, तुमने भी कहाँ समझा हमें। सच कहा है किसी ने, जब बेटा अपना ना हो तो बहू का क्या दोष। कितना आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना, लेकिन स्वार्थी तो तुम भी हो गए थे। अखबार तो तुम्ही ने बंद करवाया था ना अपने पापा का। 5 रुपए का अखबार तुम्हें पापा से ज्यादा प्यारा हो गया। और बहू, तुमने भी तो मेरी मालिश वाली को मना कर दिया था ना। सीमा सास के पैर पकड़ते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, आप लोगों के प्यार को समझ नहीं पाई थी। आज के बाद ये गलती नहीं होगी। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही इस घर में होगा, बस हमें माफ कर दीजिए। रमेश और शांति जी ने दोनों को माफ कर दिया। कुछ समय तो लगा उनको माफ करने में, लेकिन माफ कर दिया। साथ ही साथ रमेश ने कुछ बातें नीलेश के सामने बोल दी। बेटा, तुमने रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व दिया है, तो अब तुम्हें पैसों का महत्व भी पता चलना चाहिए। मैं गुनगुन की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा। और हाँ, इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। बाकी मेरे बात तो सब कुछ तुम ही लोगों का है। नीलेश और सीमा को पछतावा होता है, लेकिन अब आगे से ऐसा ना हो यह सोचकर वह माँ बाप के पैर छू लेते हैं और घर में सब पहले के जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।